देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के आगे सामने मौजूद दोस्तों जानिए सबसे पहले से आपको बताएंगे जहां पर कर्नाटका के अंदर अचानक से 20 से ज्यादा विधायक ग्रुप बनाकर दिल्ली की ओर रवाना होने लगे। दोस्तों इसके बाद मीडिया में चलने लगी चर्चाएं कि क्या कांग्रेस पार्टी से हो जाएंगे अलग और क्या विधायकों ने कर दी है बगावत। लेकिन शाम होते होते सब कुछ हो गया क्लियर। बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया था दोस्तों उसका बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है। और बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर फिर से पानी फिर चुका है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हिंदुत्ववादी समर्थक। दोस्तों बताएंगे कैसे हिंदुत्ववादियों ने जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज से बंगाल और अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी छटपटाहट काम नहीं आने वाली है तो इस वीडियो के लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर अचानक से खबर कर्नाटका से सामने आती है दोस्तों जहां पर विधायकों का यानी 25 से 30 विधायकों का एक ग्रुप एक साथ इकट्ठा होकर कर्नाटका से दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है दोस्तों। एक प्लेन बुक करा के दिल्ली पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में इस तरीके के विधायकों के आने के बाद से कर्नाटका से लेकर यानी बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर ये विधायक कहां जा रहे हैं और किसे मिलने के लिए जा रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कर्नाटका में फूट पड़ चुकी है। और इस तरीके की चर्चाएं पूरे दिन भर चलती रही दोस्तों। लेकिन जब प्लेन दिल्ली उतरता है और ये सारे विधायक बस में बैठते हैं उसके बाद सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती है दोस्तों। दरअसल एमटीबी जयचंद्र के साथ साथ अशोक पटन और विधायक पुटा रंगा शेट्टी के साथ साथ शांताना गौदार और बेलूर गोपाल कृष्ण इसमें शामिल थे दोस्तों। और 20 से 25 विधायकों का पूरा ग्रुप दिल्ली पहुंचता है दोस्तों। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांगा गया है। यानी भाजपा के नेता समर्थक और गोदी मीडिया के लोग जो दावा कर रहे थे कि ये सारे के सारे विधायक अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और पार्टी टूट सकती है, ये बातें एकदम बिल्कुल गलत थी दोस्तों। क्योंकि सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से बातचीत नहीं हो पाने के बाद ये पूरे विधायकों का ग्रुप पहुंचा है दिल्ली। और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बोलना चाहते हैं कि 3 साल हो गए अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और रीसफलिंग होनी चाहिए। यानी मंत्रियों को हटाकर दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, यानी नए मंत्रियों को मौका मिलना चाहिए परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर कोई मंत्री काम नहीं कर पा रहा 3 साल में, उसका काम उस तरीके का नहीं है जो पार्टी सोचती है, तो फिर उसे बदलकर किसी और को मंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। 3 साल के बाद कैबिनेट का रीसफल होना चाहिए, यानी दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेतृत्व से अपनी मांग रखने के लिए सारे विधायक इकट्ठा होकर पहुंचे हैं दोस्तों। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे पहले विधायक जब इकट्ठा होते तो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच जाते थे या फिर किसी रिजॉर्ट में चले जाते थे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रुख बदलते हुए जिस तरीके से विधायक एकजुट होकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति अपना सम्मान जताते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और अपनी बात अपने नेता के सामने रखने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है। और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले कई सालों से क्या कुछ बदला है दोस्तों, उसमें से एक ये बड़ी चीज है कि कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस का कोई भी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, अपनी बातें उनके सामने रख सकता है दोस्तों। ऐसे में 7 बार के कांग्रेस पार्टी के विधायक दिल्ली के अंदर कर्नाटका सरकार के विशेष प्रतिनिधि हैं टीबी जयचंद्र। उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार जीते हुए विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए। उनके लिए भी कुछ ऐसे सरकार के काम होने चाहिए जिससे वो अपने अनुभव को आगे बढ़ाए और मंत्रिमंडल के अंदर अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करे। और ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी से 4-4, 5-5 बार जीते हुए विधायक हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी रविवार को रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर संविधान मैराथन की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाते हैं दोस्तों। और हरी झंडी दिखाने के बाद भारत का तिरंगा भी लहराते हैं। और ये मैराथन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा और अन्य पिछड़ा वर्ग के विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नाम से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया दोस्तों। इसमें जोरदार तरीके का समर्थन मिला है। संविधान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की राहुल गांधी ने सबसे अपील की और पहल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संविधान ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे पहला बड़ा संदेश है। और अगर संविधान नहीं होता तो आज देश के अंदर यानी भारत जिस स्वरूप में आप लोगों को दिखाई देता है उस स्वरूप में नहीं होता। और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है दोस्तों। ऐसे में उनके जन्म जयंती के कार्यक्रम को 14 तारीख से पहले 12 तारीख को दिल्ली में मनाया गया है और मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिसे पता चल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए इस तरीके का आयोजन करके आम जनता के
के बीच में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जिसका दूर तक असर होता है दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी को पहले जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग सपोर्ट करते थे, आजकल जब नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यही हिंदुत्ववादी ग्रुप मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। अब जो अपडेट है वो ये की 2024 के चुनाव में मिले जोरदार तरीके के फटकार के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है, जो बड़े बड़े फिगर है दोस्तों, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, उनकी याद आने लगी है दोस्तों। बीजेपी ने अचानक से अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कहा है कि अगले 2 साल तक ज्योतिबा फुले के आधार पर यानी उनके विचारों के आधार पर सरकार चलाई जाएगी। अमित शाह ने बंगाल के अंदर एक रैली के दौरान ये बात कही है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाते हुए श्रद्धांजलि दी दोस्तों। और एक बड़ा सा पोस्ट नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 200वां उनका जयंती है और कहते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार और पिछड़े दलित समाज के लोगों के अधिकार को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी के द्वारा लिखे गए इस पोस्ट में हिंदुत्ववादी समर्थक की ओर से कम्युनिटी नोट जोड़ दिया गया दोस्तों। यानी मोदी के पोस्ट के नीचे ये बात जोड़ दी गई कि ज्योतिबा फुले समानता के बारे में, सुधार के बारे में कम बोलते थे और वेद और हिंदू धर्म और धार्मिक मामलों पर जोरदार तरीके का हमला करते थे, यानी हिंदू विरोधी थे। इस तरीके से एक पोस्ट नरेंद्र मोदी के कम्युनिटी नोट में लिख दिया गया दोस्तों। यानी मोदी ने जो श्रद्धांजलि दी थी उसके नीचे ये पोस्ट लिख दिया गया, जिसके बाद कोई भी नरेंद्र मोदी का पोस्ट देखता तो नीचे में उसको ये भी लिखा हुआ दिखाई देता, जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के व्यक्ति ने जोड़ दिया कि ज्योतिबा फुले हिंदू विरोधी थे और बीजेपी के लोग हिंदू विरोधियों के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल विचारधारा को भूलकर हिंदू विरोधी लोगों को याद कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं हिंदुत्ववादी सोच के लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद लगे झटके के बाद कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जपने लगी है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो दलित समाज के लोग उनको वोट देंगे, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी की नीति में जो बदलाव आया है वो भाजपा को 24 के झटके के बाद आया है और इसीलिए बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है वो ये कि अब हिंदुत्ववादी लोगों ने भी सोशल मीडिया पर मोदी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी जिस हिंदुत्ववादी लोगों को सोशल मीडिया पर बीजेपी ने आगे बढ़ाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हवा का रुख बदलते देख भाजपा जो पलट रही है वो पलट पाएगी नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से वही लोग बीजेपी को एकदम उल्टा कर देंगे जिन्हें बीजेपी ने अभी तक पूरी तरीके से संरक्षण दिया था दोस्तों। यानी हिंदुत्ववादी जिन लोगों को, जिस विचारधारा को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, अब वही बीजेपी के पीछे पड़ चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा दोहरे नाव पर चढ़कर बुरी तरीके से फंसने जा रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के टॉप 3 नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचार करेंगे दोस्तों। 21 अप्रैल को तमिलनाडु में प्रचार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी मैनेजरों को 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले 10 दिन का टाइम मिलेगा दोस्तों और 10 दिन ताबड़तोड़ प्रचार होंगे। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तमिलनाडु और बंगाल में से सबसे ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो ज्यादा बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। पिछली बार भी राहुल गांधी ने बंगाल में केवल 1 प्रचार किया था और इस बार भी लगभग 1 या 2 प्रचार हो सकता है, वो भी कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य क्षेत्र है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, ऐसा मालदा और मुर्शिदाबाद, इन क्षेत्रों में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी एक दिन प्रचार करेंगे, से ज्यादा प्रचार नहीं होगा। जबकि तमिलनाडु के अंदर पूरा फोकस होगा दोस्तों। तमिलनाडु में कांग्रेस को 28 सीटें लड़ने के लिए दी गई है। कांग्रेस 28 की 28 सीटें निकालेगी तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कई सारी सभाएं 28 की 28 सीटों पर कराए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर मैपिंग अभियान को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है दोस्तों। एक तरफ इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के पहले बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं दोस्तों। दिल्ली में इन दिनों एसआईआर यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने काम करने के तरीके को लेकर आरोप लगाए हैं। देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान ने कहा कि ये जो एसआईआर की मैपिंग के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहा है। खासतौर पर मुस्लिम समाज और दलित समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए भाजपा के लोग ये एसआईआर करवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग इसी तरीके का बयान दिया है। तो अब दिल्ली के अंदर भी एसआईआर करके वोटर लिस्ट को अलग तरीके से ऐसा बदलने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष के पास कोई मौका ही ना हो अगले किसी भी चुनाव में। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ थालापति विजय की पार्टी टीवीके पार्टी के नेता ने एडपाड़ी विधानसभा सीट पर धांधली के आरोप लगाए और पार्टी के उम्मीदवार के लापता होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। यानी टीवीके पार्टी के चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव आधव अर्जुन ने रविवार को एडापी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके लापता हो जाने को लेकर चिंता जताई है और घोषणा की है कि इसे क्षेत्र के अंदर पार्टी का आक्रामक अभियान कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अभियान को और तेज करेंगे। दरअसल वल्ली वकम में चुनाव प्रचार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन
ने कहा कि सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए 234 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एडा पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुमार अचानक से लापता हो गए और ये शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यानी प्रत्याशी तमिलनाडु के अंदर भी गायब होते हैं। दोस्तों सोचिए, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो गायब हो गया, उसका कुछ अता पता ही नहीं है और 23 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं और वो प्रचार भी नहीं कर पा रहा। आखिर व्यक्ति है कहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और टीवी के थालापति विजय की पार्टी अच्छा खासा लोगों के बीच में चर्चा वाली पार्टी है और लोग ढूंढ रहे होंगे कि आखिर उनका उम्मीदवार कहां चला गया और थालापति विजय की पार्टी भी परेशान है कि उनका उम्मीदवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में तमिलनाडु पुलिस को बताना चाहिए, जो अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, कि आखिर प्रत्याशी कहां गायब हो गए। अर्जुन ने एडा पार्टी पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए दोस्तों। और क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी AIADMK के नेता पलानी स्वामी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके क्षेत्र में थालापति विजय का उम्मीदवार गायब हो गया, तो आरोप कई सारे NDA गठबंधन के लोगों के ऊपर लग रहे हैं दोस्तों। टीवी के पार्टी वाले बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सब चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर जनगणना शुरू होने जा रही है दोस्तों, यानी सेंसस शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की मुस्लिम समाज के लोगों से कई तरीके की अपील सामने आई है। कई पॉइंटर्स के आधार पर अपील की गई है दोस्तों। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कहा कि जनगणना को मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी गंभीरता के साथ में लेना चाहिए और बड़ी संख्या में शामिल होना चाहिए, मौलाना खालिद रशीद ने कहा। इसके बाद आगे कहते हैं कि धर्म जो पूछा गया है वो भी लिखिए और मदर टंग जो लिखा जाता है यानी मातृभाषा जो लिखी जाती है उसमें भी अपनी बातें रखिए और लिखिए जरूर। धर्म के स्थान पर इस्लाम लिखिए और मातृभाषा के लिए उर्दू दर्ज करवाइए। ये सारे मुस्लिम लोगों को बोला गया है दोस्तों। उर्दू को पहचान, तहजीब और विरासत बताते हुए सही आंकड़ों से बनेगी बेहतर सरकारी नीति और जनगणना को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। यानी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की गई है कि वो बड़ी संख्या में इसमें हिस्सेदारी करे और मातृभाषा में ये लिखे कि उर्दू उनकी मातृभाषा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एक अपडेट आई है। बीजेपी के हुगली जिला के उपाध्यक्ष सुरेश सौ टीएमसी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। हुगली में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के पंचायत चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला दोस्तों। अपडेट ये है कि एक ही उम्मीदवार 3 प्रतिद्वंदी पार्टियों से प्रतिनिधित्व करते हुए नामांकन दाखिल कर देता है। यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से एक ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर देता है। एनडीटीवी में रिपोर्ट छपी है और बताया गया है कि पिपेरो सीट पर पारंपरिक तौर से वरिष्ठ नेता बचू भाई खबाद का गढ़ माना जाता है। अब राजनीतिक रूप से एक पेचीदा मामला सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, बीजेपी को चुनौती दी थी। अक्सर अपनी राजनीतिक संबद्धता के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। वे कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। ऐसे में दाखिल किए गए 11 नामांकन पत्र की जांच से उलझन और ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी के 5 उम्मीदवार है, इसमें वखाला का नाम शामिल है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार है, उसमें वखाला का नाम जोड़ा गया है। और जो आम आदमी पार्टी ने एक नामांकन दाखिल किया है दोस्तों, उसमें भी वखाला का नाम है। तो एक ही उम्मीदवार ने 3 पार्टियों से नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। अब अजीब गरीब तरीके की स्थिति है। 15 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ असम के अंदर पान बाजार पुलिस थाने पहुंच गई एजेपी की प्रत्याशी कुकी चौधरी दोस्तों, यानी असम जातीय परिषद की उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता विश्व शर्मा के सामने। कुकी चौधरी उनको चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में थाने बुलाया गया था। थाने में पहुंचती है और मीडिया से बात करते हुए कहती है कि उन्होंने कोई भी चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन परेशान करने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा, क्योंकि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है और बीजेपी के नेता जानबूझकर मामले दर्ज करवा कर विपक्ष के जो प्रत्याशी है उनको डरा धमका रहे हैं। इनके दफ्तर पर भी छापेमारी किया गया था। असम जातीय परिषद के कई बड़े नेताओं के यहाँ छापा मारा गया दोस्तों। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ में छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई है उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उनको दबाव में रखा जाए, उनसे समर्थन छीना जाए। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका समर्थन दूर किया जाए। कांग्रेस पार्टी को इन छोटी पार्टियों से अलग किया जाए, छोटी पार्टियों को दबाकर कांग्रेस पार्टी से अलग किया जाए, यानी कैसे भी करके गठबंधन तोड़ा जाए। साथ साथ दोस्तों चुनाव से पहले चुनाव आयोग की स्पेशल टीम पहली बार दिल्ली से पहुंच रही है। बंगाल कोलकाता में बटेंगी 2 टीमें, फिर होगा दौरा। भारत चुनाव आयोग यानी ECI की एक विशेष टीम 23 अप्रैल को 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के चुनाव के लिए अंतिम समीक्षा करने के लिए एक सप्ताह के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रही है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पूरी संभावना है कि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में विशेष ECI समीक्षा दल राज्य के अंदर 294 विधानसभा सीटों के लिए क्षेत्रों के लिए तैयारी की समीक्षा करने के लिए सोमवार
सुबह कोलकाता पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार कोलकाता पहुंचने के बाद चुनाव आयोग की टीम को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक टीम दक्षिण बंगाल के जिले जैसे पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी मिदनापुर और हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रैलियों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। दोस्तों प्रमुख पार्टियों के अलावा अब घटक दल भी इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। इस बीच आने वाले 26 अप्रैल को वाराणसी जनपद में एनडीए के 2 दलों के बड़ी रैली होने जा रही है दोस्तों, जिसको लेकर नेताओं ने अभी से ही वाराणसी में डेरा डालना शुरू कर दिया है। मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर आमने सामने होंगे। 26 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद वाराणसी जनपद के नदेसर स्थित क्षेत्र के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इसको लेकर वह अभी से वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए वाराणसी में डेरा डाला हुआ है। 26 अप्रैल को पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से नेशनल इंटर कॉलेज के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। इसको लेकर सुभाषपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से वाराणसी में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों निषाद पार्टी और सुहेलदेव पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद वोटर बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को 24 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे पता चल रहा है कि निषाद समाज के लोग बीजेपी से रुख अलग कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं और राजभर समाज के लोग भी अब ओपी राजभर को अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेता ऐसे हैं जिन्होंने समाज का वोट लिया लेकिन बढ़ाया परिवार को। और बीजेपी की राज्य सरकार से जो भी इन्होंने तोल मोल किया दोस्तों अपने परिवार के लोगों के लिए किया, अपने हित के लिए किया। इससे समाज का कोई हित नहीं हुआ, क्योंकि निषाद समाज पार्टी बनाई ही इस बात को लेकर गई थी कि निषाद समाज के लोगों को ऐसी रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं और बीजेपी पर दबाव भी नहीं बना पा रहे। तो निषाद समाज के लोग समझ रहे हैं कि संजय निषाद को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। अपने बेटों को आगे कर रहे हैं, परिवार के लोगों को आगे कर रहे हैं। पार्टी पर पूरी तरीके से परिवार का कब्जा है और सरकार में भी जो मंत्री बनाए जा रहे हैं परिवार के लोग बनाए जा रहे हैं। तो ओपी राजभर और संजय निषाद दोनों की छवि अपने समाज में खराब हो चुकी है और इसीलिए ये लोग बैठ के कर करके रैलियां कर करके वापस से पुराना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर एक गांव की रहने वाली 32 वर्षीय होममेकर ने शनिवार को उंगलियों से हवा में इशारा करते हुए सत्ता के सामने एक सच कहा। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूछा कि जो वैध मतदाता है, जो असली मतदाता है, वोटर है, उनको मतदाता सूची से उनका नाम क्यों हटाया जा रहा है। एसआईआर में हटाए गए नामों को शामिल करने के लिए कदम उठाया जाए, ये मेरा अनुरोध है। तस्लीमा बीवी ने बेलडांगा के अंदर स्थित अपने घर के बाहर खड़े होकर सीईओ मनोज अग्रवाल से ये बात कही दोस्तों। जब इन लोगों के पास सूचीबद्ध 16 दस्तावेजों वास्तव में 14 थे, उसमें से कम 2 से 3 दस्तावेज ऐसे हैं जो मतदाता सूची में क्यों नहीं होने चाहिए, ये पूछा गया दोस्तों। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियों को लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे थे अग्रवाल, जिनसे स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं। बात एकदम सही भी है, जो स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं एकदम सही पूछ रहे हैं कि जो वैलिड लोग हैं उनका नाम क्यों काटा जा रहा है, ये कौन सा चुनाव प्रक्रिया करवा रहे हैं सीईओ। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सिद्धरमैया का भी बयान आ गया है। कर्नाटका के विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्री के पोस्ट के उम्मीदवारों को दिल्ली में जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सबकी अपनी एक डिमांड होती है, वे भी अपनी डिमांड करने के लिए कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट में फेरबदल का काम अभी बाकी है, ये मुझे भी पता है, और 5 राज्यों के चुनाव हो और बजट सेशन पूरा होने के बाद हम लोग इसमें जरूर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में दोस्तों सिद्धरमैया भी इस बात को लेकर तैयार है कि कैबिनेट का रीसफल कराया जाएगा, पुनर्गठन कराया जाएगा। तो जो बागी विधायक है उनके लिए कोई चिंता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और सिद्धरमैया ने भी कहा है कि वो भी विस्तार कराने के लिए तैयार है या कैबिनेट रीसफल करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में बागी विधायकों ने अपनी बात रखने का जो फैसला लिया है वो एकदम सही तरीका है। ग्रुप बनाकर गए हैं बात करने के लिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी की है दोस्तों। और वीरवार को बीजेपी ने संसद के अंदर विस्तारित बजट सत्र के दौरान अपने सदन में उपस्थित रहने के लिए सबको बोला गया है, यानी सारे सांसदों को बोला गया है कि आप लोग मौजूद रहिए। और 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है, यानी मौजूद रहना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच में 3 दिवसीय विशेष सत्र बुला रही है दोस्तों, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर चर्चा की जाएगी। अब इससे पता चलता है कि बिहार के अंदर 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का शपथ करवा लेगी, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अगर 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, क्योंकि 16 से सत्र शुरू हो रहे हैं और 3 लाइन का व्हिप जारी किया जाएगा, तो सारे नेताओं को वहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो फिर 15 तारीख को शपथ होगी तो 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, यानी कल उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी संभावना है दोस्तों। और महिला आरक्षण को लेकर जो भी चर्चा होगी, देखते हैं उसमें क्या क्या बातें सामने आती है, क्योंकि जो उम्मीद है वो ये कि चर्चा केवल कराई इसलिए जा रही है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जाए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को डायरेक्ट प्रभावित करने के लिए ये पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ बांधों की
लागत पंजाब ने जम्मू कश्मीर से मांगे 973 करोड़ रुपए। दरअसल जम्मू कश्मीर के प्रशासन से दोनों राज्यों के बीच में पहले से सहमत शर्तों के अनुसार रंजीत सागर और शाहपुर कंडी बांधों के निर्माण के लिए जो लागत लगा है वो पैसा मांगा जा रहा है। 973 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के प्रशासन से मांग रहा है पंजाब प्रशासन। दोस्तों अब देखना यह है कि कितना जो पैसा है, इतना जो पैसा है क्या ये उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि दोनों राज्य सरकारों के बीच में पहले से बातचीत है तो देना चाहिए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के चुनाव में अरुण गोविल को मैदान में उतारा था दोस्तों, और अरुण गोविल चुनाव जीते तो उसके बाद अरुण गोविल कभी अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, वो मुंबई में जाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए किसी सेलिब्रिटी को वोट नहीं देना चाहिए, खासकर अगर वो बॉलीवुड वगैरह से जुड़ा हुआ हो दोस्तों, क्योंकि वो फिर मुंबई में रहेगा, फिर वो अपने क्षेत्र में नहीं रहेगा। और बीजेपी ने राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया था मेरठ के अंदर, और आम जनता ने बहुत कम वोटों से जिताया था दोस्तों। आज आम जनता परेशान है, उनके सेंट्रल मार्केट के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और व्यापारी वर्ग परेशान है और ढूंढ रहा है कि उनका सांसद कहां है और कुछ अता पता नहीं है। इससे पता चलता है कि सेलिब्रिटी चाहे किसी पार्टी का हो, वोट नहीं देना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।